हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आयोटा के बारे में पढ़ लिया था। उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि आयोटा के बारे में पढ़ने के बाद हम किसके जिक्र करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में पता कर लिया था। अब बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब स्टार्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, द नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वेयर x and y belongs to real number and iota is equal to under root minus 1. Okay भाई, okay. It is denoted by z. ठीक है, तो दैट इज, जो ये बात मैंने लिखी उसको मैं लिख सकता हूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। यहां पर ये जो x है और ये y है, ये x y तो बिलोंग करेंगे बेटा रियल नंबर्स में। x और y क्या होंगे, रियल होंगे। और यहाँ पे जो आयोटा दिख रहा है ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट माइनस 1 के, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस 1 होती है। ठीक है भाई, ओके। यहां पर ये जो आपको x दिख रहा है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या है बेटा, रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट। और यहां पर ये जो आपको y दिख रहा है, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। आप देख सकते हो कि इस y के साथ आयोटा लगा हुआ है, तो जिसके साथ, जिस नंबर के साथ क्या लगा हो, आयोटा लगा हो, वो क्या बन जाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो मैं कहूं कि x को मैं ये लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ z। x क्या था, यहां पर रियल पार्ट था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या होगा हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है भाई, ओके, क्लियर है यहां पर, ओके। अब बात आती है किसकी, कि अगर हमें ये लिख दिया कि z इज इक्वल टू 3, मान लो हमें ये क्वेश्चन दे दिया z इज इक्वल टू 3, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z इज इक्वल टू 3? मैं कहता हूं यस, लेकिन दिमाग में आ रहा हो नहीं, ये तो एक रियल नंबर है। तो शुरू में ही बताया ना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, वो रियल और इमेजिनरी पार्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये z इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो यहां पर ये z इज इक्वल टू 3 को मैं लिख दूंगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इन विच इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बोल दिया गया कि z इज इक्वल टू 3 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ भाई, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया। तो अगर हमें केवल रियल पार्ट की फॉर्म में दे रखा है या केवल इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में दे रखा है, तो भी वो क्या होगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, ओके, बात आई समझ में, आगे चलते हैं। फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, यहां पर आप मुझे जल्दी से बता दीजिए रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा। तो फटाक से आंसर आएगा अपना क्या, -1 तो यहां पर रियल पार्ट ऑफ z होगा, और 2 क्या होगा अपना यहां पर इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट अप करता हूं, क्या कि
1 प्लस अंडर रूट माइनस टू, अंडर रूट माइनस टू, 1 प्लस अंडर रूट टू, ये मैं पार्ट लिख देता हूं, और आपको लिख दिया क्या कि अंडर रूट माइनस टू प्लस 3। ठीक है, ये मान लो हमें क्वेश्चन दे दिए और कहता है कि राइट या फिर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में क्या करो, एक्सप्रेस करो, इसको लिखो उस फॉर्म में। तो बेटा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस का रूट तो हो जाएगा, आयोटा भी आ गई है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म। ओके, यहां पर अंडर रूट माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 आयोटा। सर x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म तो नहीं बनी भाई, प्लस में 0 कर दो, बन गई x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म। बात आ गई समझ में? उसके बाद इसको मैं कैसे लिखूं, 1 प्लस रूट 2। अब 1 प्लस रूट 2 तो क्या है, रियल पार्ट ही तो है भाई, इमेजिनरी पार्ट यहां पर था ही नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव था ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, लिख दूंगा इसको 1 प्लस रूट 2 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, उसके बाद इसको बोला जाए कि x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखो, तो ये कितना हो गया बेटा, रूट 2 आयोटा और प्लस में 3। सर x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म, चाहे इसको ऐसे लिख दो, ये बन गई आपकी x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म। ठीक है भाई, तो फाइनली बेटा मुझे यहां से 2-3 बातों का पता चला कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और उसमें x इज इक्वल टू 0 हो गया, x क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां से z किसके इक्वल हुआ, आयोटा y के इक्वल हुआ, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मेरा y इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो यहां से z किसके इक्वल हो जाएगा, जब y 0 हो गया तो z किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, और इसको क्या बोलूंगा मैं, प्योरली रियल। ठीक है, और कल को x और y दोनों ही क्या हो गए, 0 हो गए, तो इस चीज को क्या बोलूंगा मैं, z किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज प्योरली रियल एंड इमेजिनरी। ये प्योरली रियल भी होगा और इमेजिनरी भी होगा। ठीक है भाई, तो केवल प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पर ही काफी क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, बस इतनी सी बात पर ही, ये जो छोटा सा 5-7 मिनट में जो बताया है, इस पर ही काफी क्वेश्चन है। ऑपरेशंस, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बाद में चलेंगे। जो ये 5-7 मिनट में ये 2-3 छोटी छोटी चीजें बताई, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसी पर ही काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या किस तरीके के यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी चीज पर। चलो लेट्स से। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 देन रियल इन 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, चेक करते हैं। सीधा z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 पर चलते हैं, जो चीज हमें दे रखी है z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमें सीधा दिख रहा है क्या, कि z को कॉमन ले लिया जाए। बात आ गई समझ में, z को क्या ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया यहां से। तो यहां से हमारा z क्या हो गया, इक्वल टू 0, और z क्या हो गया, सॉरी 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दो फैक्टर मिल गए मुझे। अब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, या तो ये 0 या फिर ये 0। ठीक है, तो यहां से तो हमें z की वैल्यू कितनी मिल गई, 0, और यहां से z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 निकालूंगा तो z की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस अंडर रूट -1। जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 लगेगा। तो z की दो वैल्यू निकल के आई, कौन कौन सी, एक तो प्लस रूट -1 और एक माइनस रूट -1, और रूट अंडर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा लिख सकता हूं। तो z की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी,
प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। चलो अब इस z को इज्जत के साथ हम लिखते हैं, z इज इक्वल टू 0 था, तो क्या मैं इसको 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूं? z की वैल्यू जब आयोटा के इक्वल होगी तो इसको मैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखूंगा, तो 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूं इसको। z की वैल्यू माइनस आयोटा भी थी, तो इस z को मैं 0 माइनस आयोटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपको इन तीनों केसेस में क्या चीज कॉमन दिख रही है? तीनों केसेस में एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या? कि जो रियल पार्ट ऑफ z था तीनों ही केस में वो कितना था? 0। आवर आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई बात समझ में बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 इज एन इंटीजर। n की वो वैल्यूज निकालो जिस पर ये जो टर्म है इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिले मुझे? इंटीजर मिले। बेटा यहां पर ये इंटीजर है ना, ये हमें धोखा देने के लिए बोला गया। ठीक है, इस इंटीजर का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब मैं इस चीज को सोल्व करूं, n की क्या वैल्यूज रखूं, मैं क्या क्या वैल्यूज रखूं यहां पर n की, कि मुझे क्या मिले? इंटीजर से मतलब क्या है? रियल मिले। इंटीजर से मतलब क्या है? रियल मिले। बात आई समझ में यहाँ पे? तो वो रियल ना बोल करके उसने क्या बोल दिया? इंटीजर। अब हमारा बार बार ध्यान कहां पर जाएगा? इंटीजर के ऊपर जाएगा। इंटीजर 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 आना चाहिए। लेकिन एक बात तो क्लियर है ना कि इंटीजर क्या होते हैं? रियल होते हैं। ओके, इस चीज का बाद में यूज करेंगे। हमें n प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 दी थी, तो सबसे पहले एंट्री कहां से करेंगे क्वेश्चन में? इस n प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 को n प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 n प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 लिख सकता हूं। यहां से जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो n स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2n आयोटा, ऐसे ही यहां पर n स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2n आयोटा आएगा। ठीक है, और जब इस चीज को सोल्व करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? -1 प्लस 2n आयोटा, n स्क्वायर -1 प्लस 2n आयोटा। अब एक ही चीज, एक ही ऑप्शन बचता है, इसको हम बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी से आपने बाइनोमियल पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही बाइनोमियल को पढ़ लेंगे तो यहां पर हमें ऐसे कैलकुलेशन ना करके हम सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी इसको कर सकते हैं। जब इस चीज को हम सोल्व करेंगे, यहां पर सीधी सी बात है, दो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करनी है और कुछ तो बचता नहीं हमारे पास। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा n रेज टू पावर 4 प्लस 4n क्यूब आयोटा, ठीक है, माइनस नहीं प्लस 6n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 6n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 4n आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज टू पावर 4। ठीक है, यह है मेरे पास n स्क्वायर प्लस 4n क्यूब आयोटा प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, -6n स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1 होती है। यहां पर भी माइनस हो जाएगा 4n आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा होती है, तो माइनस ही हो गया। और आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में पढ़ ली थी ये सारी चीजें। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर रियल पार्ट को एक साइड और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखूंगा, तो n स्क्वायर -6n स्क्वायर और +1 एज इट इज। और इन दोनों में से जो इमेजिनरी पोर्शन था उसमें से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा 4n क्यूब और यहां से बचा -4n। ओके, अब हमें वैल्यू क्या चाहिए थी? इंटीजर चाहिए थी इसकी। तो मतलब ये चीज इंटीजर कब बनेगा? इंटीजर से मतलब है रियल कब बनेगा? जब ये पार्ट क्या रहे? 0। ये चीज इंटीजर कब बनेगी? इंटीजर बोले तो रियल कब बनेगी? जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो? 0 हो। तो यहां से
4n क्यूब माइनस 4n किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहां से सिंपली 4n कॉमन लिया जाएगा, 4n कॉमन लिया तो यहां से बचा n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पता चला 4n इक्वल टू 0 है या फिर n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 0 आई, और यहां से n स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 और n की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, 0, 1 और माइनस 1। मतलब n की वैल्यू मैं 0 रखूंगा या 1 रखूंगा या माइनस 1 रखूंगा तो ये जो है मुझे क्या देगा, एक इंटीजर देगा। बात आई समझ में बेटा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आयोटा क्यू एक्स प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट हमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो देन फाइंड पी क्यू। पी क्यू बताइए। तो कितने लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आयोटा क्यू एक्स प्लस 3 आयोटा एक क्वाड्रेटिक है? क्लियर? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स होंगे तो मैंने मान लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। इसके अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि इसके रूट्स का स्क्वायर का सम, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो कितना दिया हुआ है, 8। और ये सिचुएशन देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि इस चीज को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ओके। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स, 10th क्लास की चीज है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा, सी बाय ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहां पर, सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए, तो कितना है, 1 ही है, तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए। सी कितना है बेटा यहाँ पर, 3 आयोटा अपॉन ए कितना है, 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया यहाँ पर, 3 आयोटा आ गया। उस चीज को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर p प्लस आयोटा क्यू का स्क्वायर होएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा यहाँ पर, 3 आयोटा आई है, इज इक्वल टू 8। यहां पर जब मैं इसको ओपन करूंगा ब्रैकेट को, तो पी स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 2p क्यू आयोटा माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। और कितने लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है? जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। यहां से मैं आयोटा कॉमन लूंगा, आयोटा जब मैं कॉमन ले लूंगा यहां से, तो यहां से क्या बचेगा, 2pq माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। ठीक है, ओके, बात आई समझ में? अच्छा, क्या मैं इस 8 को 8 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूं? क्या मैं इस 8 को 8 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूं? कंपेयर करो तो इमेजिनरी पार्ट को जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहां से 2pq माइनस 6 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और 2pq इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, और pq कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। और यही हमें चाहिए था, pq की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये चाहिए थी। ये हमसे यहां पर p और q दोनों की अलग अलग वैल्यू भी पूछ सकता है, दोनों की अलग अलग वैल्यू पूछ ले हमसे। यहां से pq 3 आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/q आ गई। इस p की वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट को जब मैं कंपेयर करूंगा तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इधर रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट कौन है, 8 है। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। और p की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे तो कितनी आई, 3/q आई। तो ये बन गया 3/q का स्क्वायर
माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और जो क्यू की वैल्यू आई उसको अगेन फिर मैं इसमें पुट कर दूंगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमसे ये क्वेश्चन ना पूछ करके इंडिविजुअल पी और क्यू की वैल्यू भी हमसे पूछ सकता है। तो यहां तक तो हमने जाना ही जाना है, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। रियल पार्ट को जब इक्वल रखेंगे, रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो वहां से पी और क्यू की वैल्यू भी अलग अलग निकल के आ जाए। ठीक है भाई, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। ओके बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा माइनस 1, लेकिन कह रहा है कि z जो है वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। z क्या दे रखा है हमें बेटा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और प्योरली इमेजिनरी नंबर दे दिया तो यहां से एक बात समझ जाना कि रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर है, 0 के बराबर। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बताया था। प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अब हमें z क्या दिया हुआ है, cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा माइनस 1। तो यहां से क्लियर है कि ये जो पार्ट है ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z था, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता। मींस इन दो बातों से क्या पता चलता है कि cos थीटा किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 2 आ गई। तो थीटा कितना हो गया, पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई। हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा था, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जनरल सॉल्यूशन 3.9 के बाद जो अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो जनरल सॉल्यूशंस की ही थी। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो 2n माइनस 1 थीटा जनरल सॉल्यूशन होता है किसका, cos का। ठीक है, जब cos थीटा इज इक्वल टू cos फाई हो जाए तो यहां पर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा थीटा का। इसका जनरल सॉल्यूशन का कहने का मतलब ये है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर cos थीटा हमेशा क्या वैल्यू देता है, हमें कितनी वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। ये पाई बाय 2 0 वैल्यू, 3 पाई बाय 2 0 वैल्यू, फिर नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, 5 पाई बाय 2 आएगा बेटा। ठीक है, यहां पर कौन आएगा, 7 पाई बाय 2 आएगा, फिर नेक्स्ट 9 पाई बाय 2 यहां पर बैठेगा, नेक्स्ट 11 पाई बाय 2 कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा। ठीक है, ओके, तो मींस पाई बाय 2 के जो ऑड मल्टीपल होंगे उन पर जनरल सॉल्यूशन का सीधा सीधा ये मतलब है यहां पर। ठीक है, तो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z की वैल्यूज बताइए जिस पर 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब इक्वल टू जेड की पावर 17 एंड 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू जेड रेज़ टू पावर 13 इक्वल टू क्या दे हमें, 0 दे। ठीक है बेटा, इसके लिए दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके पर चलते हैं। सभी बच्चों ने इसका एक्सपेंशन करा होगा, तो वो क्या आया होगा, x माइनस 1 x प्लस 1 आया होगा। हमने यहां तक का भी एक्सपेंशन पढ़ लिया था, क्या, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ओके, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो इसके एक्सपेंशन की बात करूं x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 की, तो हमने एक चीज नोटिस करी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि आगे चल के क्या बना, x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन फिर उसमें आइडेंटिटी लग गई a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मींस इसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट छोड़ दो भाई, तू ऐसे का ऐसा रहे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा मैं, x रेज़ टू पावर 5 माइनस 1, जब मैं इसको सोल्व करने बैठूंगा, इसको जब मैं एक्सपेंड, इसको मैं ब्रेक करने बैठूंगा,
तो ये कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है आपको, क्या कि x माइनस वन सबके साथ लगा हुआ था, ठीक है, और जब यहां x रेज टू पावर हाईएस्ट 4 थी तो यहां पर x रेज टू पावर 3 और फिर पावर डिक्रीजिंग में चली गई। तो कल को मैं ये पता करना चाहूं कि x रेज टू पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर 4 डैश 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 x रेज टू पावर 17, अगर मैं इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे x रेज टू पावर 18 माइनस 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो वही बात यहां पर लागू हुई कि मुझे क्या दिया हुआ था, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब डैश 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 जेड की पावर 17 की वैल्यू क्या चाहिए थी? 0 चाहिए थी। जेड की वैल्यूज बताइए। तो मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जेड माइनस 1 कर दूं। जब मैंने जेड माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करी तो इन चीजों को देखते हुए यहां पर ये क्या बना, जेड रेज टू पावर 18 माइनस 1 बना कि नहीं बना? बात आई समझ में? तो यहां से जेड की पावर 18 की वैल्यू कितनी आई? 1। और सिमिलरली जब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा, दोनों तरफ इक्वल टू 0 रख करके दोनों साइड जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड रेज टू पावर 14 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। भाई इधर भी z माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू में 0 था ही, उसको भी z माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? z की पावर 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला बनेगा, और जिसको मैं लिख सकता हूं z रेज टू पावर 14 इज इक्वल टू 1। यहां तक की बात क्लियर हुई? दोबारा से बता देता हूं, हमने एक्सपेंशन को देखा, x स्क्वायर माइनस 1 था तो x माइनस 1 तो सब में चलेगा कॉमन, इस चीज को मैं मिटा देता हूं जो कि आपको कंफ्यूज कर रही होगी ये वाली चीज। ये तो बस तरीका बताया था कि कैसे आया, ठीक है, x रेज टू पावर 4। अब यहां से देखो, जब यहां पर x स्क्वायर था तो देखो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कितनी भी पावर लेके आओ x माइनस 1 तो फैक्टर आता जाएगा। जब यहाँ पावर 2 थी तो 1 से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट 1 तक गया। जब यहाँ पावर 3 थी तो पावर 2 फिर 1 फिर 0 पावर, ठीक है। जब यहाँ पावर 4 थी तो 3 x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर 0। जब यहाँ पावर 5 थी तो x की पावर 4 3 2 1। तो क्या इसको मैं z1 से z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये z रेज टू पावर 18 माइनस 1 का फॉर्मूला बन जाएगा? बात आ गई समझ में? अच्छा, अब आगे ये तो क्लियर हुआ। अब देखो इन दोनों बातों से हमें क्या पता चल रहा है? इन दोनों बातों से एक चीज तो पता चल रही है, क्या कि दोनों की पावर कैसी है? इवन, और हमें क्या वैल्यू मिल रही है? 1 मिल रही है। तो z में भी 1 और -1, और इस केस में भी z की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई पावर इवन है, आंसर 1 मिल रहा था, या तो z 1 है या -1 है। यहां पर भी z या तो 1 है या -1 है। तो एक बात तो क्लियर हुई इन दोनों केसेस से कि z की वैल्यू क्या होगी? 1 और -1। लेकिन मैं कहता हूं कि z की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। z की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग यहीं पे लग जाना चाहिए कि भाई ये चीज हमें 0 के इक्वल प्रूव करनी है। z की किस वैल्यू के लिए ये 0 के इक्वल होगा? क्वेश्चन तो यही था। क्या z की वैल्यू मैं +1 लूंगा तो ये कभी भी 0 आ सकेगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि 0 तो कब आएगा? जब कोई चीज नेगेटिव भी आए, ठीक है। और यहां पर इवन और ऑड पावर का कॉम्बिनेशन है, तो क्या मैं यहां पर z की पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो कभी भी 0 आएगी। तो ये जो z की वैल्यू 1 है वो रिजेक्ट हो गई। z की यहां पर केवल कितनी? केवल a की वैल्यू है, z = -1, जो कि इसको और इसको किसके इक्वल करेगी? 0 के इक्वल करेगी। ठीक है बेटा, आया समझ में? एक दूसरा तरीका है बेटा जीपी वाले तरीके से भी हम यहां पर कर सकते हैं। सेम सिचुएशन मिलेगी हमें।
जेड की पावर 18 इक्वल टू 1 और जेड की पावर 14 इक्वल टू 1। ठीक है, जीपी से आपको ट्राई करके देखना, नहीं आए तो पूछना। ठीक है, तो एक हमने सिंपल सी चीज पढ़ी बस यहां पर, इमेजिनरी और रियल पार्ट ऑफ जेड, कि भाई जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है, इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, रियल पार्ट के जीरो हो जाने से क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट के जीरो हो जाने से क्या होगा, केवल इसी चीज पर हमने कम से कम 5 से 6 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे कल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, घर पे रहो, पढ़ते रहो, सेफ रहो, थैंक यू बेटा।